Good morning, student. Today we are study statistics for economics, class 11. Next topic, non-random, non-random. Early I taught you, and now we study non-sampling error. Non-sampling error. Non-sampling errors are more serious than sampling errors because a sampling error can be minimized by taking a larger sample. Non-sampling error बहुत ज़्यादा होता है जिसको हम मिनिमाइज कम कर सकते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर को ये बड़ी गंभीर होती है, इसलिए इसको हम कम कर सकते हैं। वैसे नॉन सैम्पलिंग एरर को कम करना बड़ा इम्पॉसिबल होता है, चाहे वो आकार में बड़ा ही क्यों ना रखा जाए। यहाँ तक कि जनगणना में भी नॉन सैम्पलिंग एरर की त्रुटि की संभावना रहती है। आइए कुछ त्रुटियों के बारे में देखते हैं। सैम्पलिंग error. Sampling bias occurs when the sampling plan is such that some members of the target population could not possibly included in the samples. मान लो एक शिक्षक कक्षा के छात्रों की इमेज की लंबाई मान लो आप नापना चाहते हैं, तो ये जब आप सैंपल की प्लानिंग करते हैं तो कुछ ऐसे सदस्य जो टारगेट पॉपुलेशन, जो चिन्हित लोग होते हैं, जो टारगेट ऐच्छिक लोगों की ये बड़ा संभव सा होता है नॉन रिस्पॉन्स एरर, जो ऐसी जो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करती है ना, नॉन रिस्पॉन्स एरर, जिसे ऐसी त्रुटियां जो जिनका आंसर ही नहीं मिलता। जब नॉन रिस्पॉन्स आकर इफ एन इंटरव्यूअर इज अनेबल टू कॉन्टेक्ट ए पर्सन लिस्टेड इन द सैंपल और ए पर्सन फ्रॉम द सैंपल रिफ्यूजेड टू रिस्पॉन्ड, इन दिस केस द सैंपल ऑब्जर्वेशन में नॉट बी रिप्रेजेंटेड। जो साक्षात्कार करता होता है, जिन लोगों जिस सूची की वो सूचीबद्ध लिस्ट लिए रहता है और उन उत्तरदाताओं से, उन लोगों से मुलाकात या उन लोगों से संपर्क नहीं होता है, और जब कोई उत्तर देने से मना कर देता है तो ऐसे मामले में ये रिप्रेजेंटेटिव प्रतिदर्श यानी रिस्पांस नहीं माना जाता। एरर इन डाटा एक्विजिशंस, जो आंकड़ा प्राप्त करती हैं, प्राप्त आंकड़ों में गलतियां होती, त्रुटियां होती। दिस टाइप ऑफ एरर अराइजेज फ्रॉम रिकॉर्डिंग टू इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस। सपोज द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू मेजर द लेंथ ऑफ द टीचर्स टेबल इन द क्लासरूम।
इस टाइप ऑफ इस तरह की गलतियों में, त्रुटियों में ये कैसे होती हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ इनकरेक्ट रिस्पांस। सपोज मान लो आप, टीचर आपसे पूछता है ना, कि मेज की लंबाई अपना, लेंथ ऑफ द टीचर्स टेबल इन द क्लासरूम, द मेजरमेंट बाय द स्टूडेंट में डिफर, द डिफरेंसेज में अकर ड्यू टू डिफरेंसेज इन मेजरिंग टेप, carelessness of the student, etc. Similarly, suppose we want to collect data on prices of oranges. We know that prices vary from shop to shop and from market to market. Prices also vary according to quality. Therefore, we can only consider the average prices. Recording mistakes can also take places as the enumerators of or the respondent may commit error in recording or transcripting the data. For example, he may record तो मान लो आपके शिक्षक ने सभी छात्रों को, एक क्लास के छात्रों को मेज की लंबाई नापने के लिए कहता है। छात्रों के लिए जो माप दिए गए हैं उसमें अंतर आ सकते हैं। ये अंतर फीते में अंतर है जो टेप होता है, और छात्रों की लापरवाही भी हो सकती है। ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मान लें कि हम संतरों की कीमत के बारे में अगर डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो अलग अलग दुकानों पे तथा अलग अलग बाज़ारों में संतरों की कीमत अलग अलग हो सकती है। इसके साथ ही जैसे अच्छे गुणवत्ता के हैं, जो अच्छे दिखते हों, अच्छे हों, गुणवत्ता के आधार पर भी मूल्यों में अंतर होता है। अच्छी किस्म का होगा तो उसके दाम ज़्यादा होंगे। इसलिए हम यहाँ पर केवल औसत कीमत को ही लेते हैं, एवरेज कास्ट ही आप लेंगे, प्राइस है। जब इन्वेस्टिगेटर या रिस्पोंडेंट के आंकड़ों में गलत रिकॉर्ड करता है, लिखता है, तो इसके लिए हमें ये देखना। इसे मान लो आप, जो आपको आंसर देता है रिस्पोंडेंट है 31, यानी 31 को क्या लिख देता है, 13 लिख देता है, या फिर 13 को 31 लिख देता है, 13 को 31 लिख देता है, या फिर 31 को 13 लिख देता है। तो ऐसी गलतियाँ होती हैं। Census of India and NASO. There are some agencies both at the national and state level to collect a census of India in NASO. First we know full form of NASO, National Sample Survey Organization, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO एंड नासो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। हम राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे ये सारे आंकड़े कुछ एजेंसियों द्वारा जो कलेक्ट की जाती हैं, this process the tabulate the statistical data. Some of the agency at the national level are Census of India, National Sample Survey NSS, Central Statistics Office CSO, Registrar General of India RGI, Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics DGCIS, Directorate General of कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, लेबर ब्यूरो ATC। तो जिस तरह से सारे संगठन ऑर्गेनाइजेशन के शॉर्ट फॉर्म हैं, तो ऑब्जर्वेशन इनके याद कर डालेंगे आप। एब्रीविएशन निश्चित रूप से 1 मार्क्स में आ सकते हैं। आई होप यू लर्न हर्टली। आप इसे याद कर डालेंगे। हम
जानते हैं इनके बारे में। ये सारी संस्थाएं, संगठन जो है राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे होती हैं, जो सांख्यिकी जो आंकड़े होते हैं उनको ये इकट्ठी की जाती हैं। इनमें राष्ट्रीय स्तर की कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं। द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द मोस्ट कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड पॉपुलेशन। जो केंद्रीय सांख्यिकी जनसंख्या संबंधित वो अभिलेख ये उपलब्ध कराती है। द सेंसस इज बीइंग रेगुलरली कंडक्टेड एवरी 10 years since 1881. The first census after independence was conducted in 1951. The census official collected information on various aspects of population such as the size, density, sex ratio, literacy, migration, rural urban distribution, etc. Census data is interpreted and analyzed to understand many economic and social issues in India. एक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है जो ये हमारे अभिलेख उपलब्ध कराती हैं। 1881 के बाद से, यानी पहली जो जनगणना हुई थी 1881 में, और उसके बाद से हर 10 साल बाद जनगणना होती है। आज़ादी के बाद पहली जनगणना वर्ष 1951 में हुई थी। इसमें हम विभिन्न अवधारणाओं को, जैसे उसका घनत्व क्या है, लिंगानुपात क्या है, साक्षरता दर क्या है, पलायन यहाँ से वहाँ, स्थानांतरण कितना है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वितरण आदि का हम एनालाइज करते हैं। The NSS was established by the Government of India to conduct national-wide survey on socio-economic issues. The NSS does continue survey in success round. The data collected by NSS are released through reports and its quarterly general सर्वेक्षण। NSS provide periodic estimately of literacy, school enrollment, utilization of educational services, employment, unemployment, manufacturing and service sector, enterprise, morbidity, maternity, child care, utilization of the public distribution system, etc. The NSS 6th round survey January-June 2004 was on morbidity and health care. The NSS 68th round survey 11-12 was on consumer expenditure. The NSS also collect detail of industrial activities and retail prices for various goods. They are used by Government of India for planning purpose. ये जो राष्ट्रीय स्तर पे जो सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा की गई, वो सामाजिक आर्थिक मुद्दों पे और राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षणों के लिए की गई थी। ये संगठन बारी बारी निरंतर सर्वेक्षण करता रहता है। इन सर्वेक्षणों द्वारा जो संग्रह किए गए आंकड़े होते हैं, समय समय पे अपनी रिपोर्ट, वो चाहे त्रैमासिक हो, तिमाही हो, छमाही हो, ये त्रैमासिक सारी इन विभिन्न इनकी रिपोर्ट जो त्रैमासिक यानी तिमाही पे जो है सर्वेक्षणों में प्रकाशित किए जाते हैं। ये आंकड़े सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पे होते हैं। ये संगठन साक्षरता, जो विद्यालय में नामांकन होता है, शैक्षिक सेवाओं का जो समुपयोजन, रोजगार, बेरोजगारी, विनिर्माण,
विभिन्न क्षेत्रों में यानी कितने बीमार हैं, जो ये लैक्टोडेक्ट मदर है, मातृत्व है, शिशु जो बच्चों की देखभाल करने वाले हैं, और जो पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्र आदि पर ये अनुमानित आंकड़े जो है उपलब्ध कराते हैं। जो आपका 59वां क्रमिक सर्वेक्षण जो था आपका सर्वेक्षण पर जनवरी 2003 है ना 2004 जनवरी जून 2004 में जो हुआ था, उसमें भूमि, पशुधन, कृषि जोत कर्ज निवेश के विषयों पर, और जो 60वां जो क्रमिक जो 60वां यानी 60 जो क्रमिक सर्वेक्षण जनवरी जून से 2004 रूपता और स्वास्थ्य रक्षा के विषय में था। साथ ही जो राष्ट्रीय यानी NSSO उद्योग का वार्षिक जो सर्वेक्षण था, फसल अनुमान सर्वेक्षण आदि का भी आयोजन करता है। नासो जो है इन सारे सर्वेक्षणों का भी वो करता है, और यह उपभोक्ता जो कंज्यूमर को है उसकी कीमत को इंडिकेट करता है, और उनकी क्वांटिटी के कलेक्शन के बारे में कितना ग्रामीण क्षेत्र में है और शहरी में है, और उनकी कीमतों को भी ये संग्रह आदि करता है। दे आर यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्लानिंग पर्पज। इन आंकड़ों का प्रयोग सरकार प्लान योजना बनाने के लिए करती है। कंक्लूजन लास्ट, इकोनॉमिक फैक्ट एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड डाटा। जो इकोनॉमिक फैक्ट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ नंबर आर कॉल्ड डाटा। The purpose of data collection is to understand, explain and analyze a problem and cause behind it. Primary data is obtained by conducting a survey. Survey includes various steps which need to be planned carefully. There are various agencies which collect, process, tabulate and publish statistical data. These are used as secondary data. However, the choice of source of data and mode of data collection depend on the objective of study. तो इसका कंक्लूज़न ये है कि आर्थिक तथ्य जो हमें संख्या इकोनॉमिक्स फैक्ट आर्थिक तथ्य जो संख्याओं के रूप में यानी संख्याओं के रूप में व्यक्त किए जाते हैं वे डेटा कहलाते हैं, डाटा यानी आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़ों का जो संग्रह होता है उसका उद्देश्य किसी समस्या और उसके जो रीजन है उनको समझने हैं, उन्हें समझकर उसका निराकरण है, उसकी प्रॉब्लम को दूर करना है। जो प्राइमरीली डाटा इकट्ठे किए जाते हैं, जो किए जाते हैं प्राथमिक आंकड़ों का जो संग्रह सर्वेक्षण आयोजित कर किया जाता है, उन सर्वेक्षणों के कई चरण होते हैं जिन्हें सावधानीपूर्वक नियोजित यानी इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता होती है। और ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जो इन सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रह, समाधान और टेबुलेशन पब्लिश करती हैं, जिनका उपयोग द्वितीय आंकड़ों में सेकेंडरी डेटा के रूप में किया जाता है। आंकड़ों के स्रोत का जो चुनाव है, इसके संग्रह की विद्या है, इसके अध्ययन के उद्देश्य पर निर्भर करती है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। तो दैट्स ओवर दिस चैप्टर। नाउ वी नो एक्सरसाइज। आई होप you do yourself, otherwise I solve your questions answer. Some questions. Now we do exercise. Frame at least 4 appropriate multiple choice option for following मल्टीपल चॉइस ऑप्शन फॉर फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका फर्स्ट देखें। फर्स्ट का
ये फर्स्ट दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन यू बाई ए न्यू ड्रेस। आपको इन प्रश्नों के 4 उपयुक्त ऑप्शन देने हैं कि अगर आप नया ड्रेस खरीदते हैं तो उनमें किन किन बातों को आप वरीयता देंगे, है ना। जब आप नई पोशाक खरीदे हों तो फर्स्ट आप कलर, सेकंड पे आप ब्रांड को देते हैं वरीयता, और प्राइस, और इसके बाद साइज। तो सबसे पहले हम प्राथमिकता किसको देते हैं? कलर को, इसके बाद ब्रांड, इसके बाद प्राइस। तो आप ऐसे इनको एक सीक्वेंस में लिख लेंगे ABCD करके। तो A पे आप कलर, B पे ब्रांड, C पे प्राइस और D पे साइज। तो आप सेकंड देखें, हाउ ऑफन डू यू यूज कंप्यूटर। आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कितनी बार करते हैं? आई होप ऑल ऑफ यू हैव कंप्यूटर सेट, मोबाइल है। मोबाइल इज ए इजी इंस्ट्रूमेंट nowadays. Everyone had this electronic gadget, computer also. तो आपके पास कंप्यूटर है और आप कितनी बार इस्तेमाल करते हो उसे भी आप कर डालोगे। अब जो लेस देन 1 आवर है, 1 to 3 आवर या 4 आवर, 3 to 5 आवर है, मोर देन 5 आवर, ऐसे एक सीक्वेंस में आप आंसर लिखेंगे। थर्ड है आपका, विच ऑफ द न्यूज़पेपर डू यू रीड रेगुलरली। ये आप किस पेपर को आप लगातार या नियमित रूप से पढ़ते हैं। तो आप एक सीक्वेंस बना लेंगे। जैसे फर्स्ट में आपने लिख दिया द टाइम्स ऑफ इंडिया, सेकंड में लिख दिया द हिंदुस्तान टाइम्स, थर्ड में लिख दिया अमर उजाला, एंड फोर्थ में इंडियन एक्सप्रेस। प्रिपेयर लाइक दिस। थर्ड है आपका, नहीं फोर्थ, सॉरी, राइज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज जस्टिफाइज। पेट्रोल की कीमत में वृद्धि क्या न्यायोचित है। तो इसके लिए आप अपने आंसर देंगे। आप लिखिए, बिकॉज ऑफ राइज इन डिमांड ऑफ पेट्रोल। अगर डिमांड में बढ़ोतरी वृद्धि हुई तो भी उसकी किन किन कारणों से पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है, रीजन्स आपको बताने। तो उन फर्स्ट में आप लिख दें बिकॉज ऑफ राइज इन डिमांड पेट्रोल, बी लिख लें बिकॉज ऑफ राइज इन सप्लाई ऑफ पेट्रोल, सी बिकॉज ऑफ इन पेट्रोल ड्यूटी, डी नो बिकॉज ऑफ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल। इस तरह आप तैयार कर लेंगे। आपका सेकंड क्वेश्चन है, फ्रेम 5 टू वे क्वेश्चन विथ यस और नो। आपको ऐसे प्रश्नों को तैयार करना जिनके 2 अर्थ, टू वे हैं, दो रास्ते, हाँ नहीं के साथ है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, डू यू स्मोक, डू यू यूज कॉस्मेटिक डेली, हैव यू एवर बीन टू एनी फॉरेन कंट्री, आर यू सेटिस्फाई विथ योर प्रेजेंट इनकम, डू यू हैव ए 2 व्हीलर। नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो फॉर टुडे दैट्स ऑल। आप जो रिमेनिंग क्वेश्चंस आंसर हैं आप कर डालेंगे, डू योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।